जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। बीएस का आज हम फिज़िक्स बीएस फिज़िक्स का सेमेस्टर 1 का ऑसिलेशंस वाला जो पोर्शन है वो हम करने लगे हैं और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ऑसिलेशंस वाला जो चैप्टर नंबर 1 है। तो चलते हैं अपने मेन बोर्ड की तरफ। जी सामने स्क्रीन पर आपको आज का टॉपिक नज़र आ रहा है। आज हमने पढ़ना है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में भी कल वाले टॉपिक की तरह सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो किस तरह की होती है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे और बाद में उस इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हुए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फार्मूला बनाएंगे। तो सिंपल पेंडुलम जैसे एफएससी में भी आप जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि एक लाइट मेटालिक बॉब है जिसको इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की मदद से हमने सस्पेंड किया हुआ है। ये है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो याद रखें, पॉइंट ऑफ सपोर्ट से लेकर इस सफ़ेयर के सेंटर तक मेजर की जाती है, यानी इसमें सफ़ेयर का रेडियस भी आ जाता है। ठीक है। फिर है जी सिंपल पेंडुलम की मैं आपको डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायग्राम बड़ी सिंपल है इसकी, पहले भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं और मैं यहाँ पर दोबारा से बना देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये रिजिड सपोर्ट है, ये सिंपल पेंडुलम का बॉब जो है ये अपनी मीन पोजीशन पर है। मीन पोजीशन को आप ओ से ज़ाहिर कर दें। इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और ये इस वक्त थीटा एंगल पर डिस्प्लेस किया जा चुका है। और जब अब यहाँ मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ज़ाहिर बात है ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और इसका ऑसिलेशन का ये पाथ होगा। ठीक हो गया। अब ये जो साइड पे आपको दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। इनको मैं ए और ए प्राइम से ज़ाहिर कर सकता हूँ। इसी तरह मीन पॉइंट मैं पहले बना चुका हूँ। इस वक्त अगर मैं सिंपल पेंडुलम को इसी कंडीशन में देखूँ तो इस वक्त इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, बिल्कुल सीधा डाउनवर्ड mg। अगर मैं रस्सी को, ये जो रस्सी आपको नज़र आ रही है रेड कलर की, इसको मैं सीधा एक्सटेंड करूं तो ये वाला एंगल बिल्कुल वही होगा जो यहाँ पर थीटा बना है। उसकी रीज़न ये है कि ये वाली जो दो लाइंस हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये लाइन इनको कट करके गुजर रही है। जब एक लाइन पैरेलल लाइंस को कट करके गुजरती है तो सेम एंगल्स बनते हैं, ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं। अगला स्टेप ये है कि आपने mg को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। mg के हेड से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उस लाइन के ऊपर जिसके साथ इसका एंगल बन रहा है थीटा। अब mg की टेल से लेके इस पॉइंट तक आपके पास mg का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा और ये वाला mg का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर करके इनकी प्लेसिंग कर देता हूँ जी। अब देखें ये जो वेक्टर है ये mg को जाहिर कर रहा है। ये वेक्टर mg का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। आप जानते हैं थीटा वाली साइड पे हमेशा x कंपोनेंट होता है। ये सामने है mg साइन थीटा। अब mg साइन थीटा जो है ये असल में उसी पॉइंट पर लग रहा है, यानी उस बॉब के ऊपर लग रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरफ बनाऊं 90 के एंगल पे तो ये बिल्कुल ठीक होगा, mg साइन थीटा। तो इस तरह से ये आपके पास mg साइन थीटा आ गया और ये आपके पास mg कॉस थीटा आ गया। अगर आप गौर करें mg कॉस थीटा जो है ये रस्सी के अंदर पैदा होने वाली
टेंशन के बिल्कुल ऑपोजिट है और ये इसको बैलेंस कर रहा है। लेकिन mg साइन थीटा जो है ये वाला कंपोनेंट, ये इस बॉब को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेट का यही वाला कंपोनेंट जो है ये रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, किसको? उस बॉब को अपनी मीन पोजीशन पर। तो इसीलिए हम इसे रिस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं। नाउ दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट इन दिस केस बिहेव्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक हो गया। तो ये सारी स्टोरी भाई यही लिखी हुई है, मैंने आपको डायग्राम भी एक दफ़ा समझा दी है। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के देखें इक्वेशन ऑफ मोशन हम बना देते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगी? अभी मैंने आपको बताया था कि जो वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो टेंशन को बैलेंस कर रहा है, यानी mg cos थीटा, ये देखें mg cos थीटा और टेंशन इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, और mg sin थीटा जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स है, तो इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोल देंगे। तो आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, एक t इज इक्वल टू mg cos थीटा और एक f इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। f के साथ आप नीचे छोटा सा रिस्टोर भी लिख सकते हैं, ये बताने के लिए कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। इसके साथ ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट को वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रही है। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। इसके बाद हम फर्ज करते हैं कि हमने जो वाइब्रेशन की है वो बड़े स्मॉल एंगल के लिए की है। हम जानते हैं स्मॉल एंगल के लिए थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यूज़ तकरीबन बराबर होती हैं, यानी स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा वही होता है जितना एंगल होता है। तो आपके पास f इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा आ गया। अब हम ये भी जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक कि जो फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है उसको एम ए भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे यही रिस्टोरिंग फोर्स है जो सिंपल पेंडुलम के अंदर एक्सेलरेशन पैदा कर रही है। तो इसलिए आपने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया। जब आप इक्वेट करेंगे ये मैथ से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ गया a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे। अगर आप गौर करें डायग्राम में, अगर हम डायग्राम पर गौर करें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है और इस ट्रायंगल की ये जो है ये आर्क लेंथ है, ये वाली, ये जो मैं ग्रे कलर में बना रहा हूँ, और ये है रेडियस ऑफ सर्कल। अगर हम इसको पूरा सर्कल कंसिडर करें तो ये है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल असल में लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। और ये जो आर्क लेंथ है इसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, एक्स के साथ जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि छोटे एंगल के लिए चाहे सीधा डिस्टेंस लिया जाए ये वाला, चाहे कर्व्ड डिस्टेंस लिया जाए, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। स्मॉल एंगल के लिए कर्व वैसे तो हम जानते हैं कि जो कर्व डिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर चूंकि एंगल बहुत छोटा है तो इसलिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो कर्व है ये तकरीबन स्ट्रेट ही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज़ लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या बिहेव कर रही है? रेडियस ऑफ सर्कल। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये हम किसकी जगह लिख सकते हैं? आर्क लेंथ की जगह। आपने ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से आर्क लेंथ की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, रेडियस की जगह L आ जाएगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम, और थीटा वैसे का वैसा। यहाँ से फिर आप थीटा को लिख सकते हैं x ओवर L। यही काम उधर किया गया है। अगर आप गौर करें सेम यही काम यहाँ पर किया गया है। ये देखिए पहले s ओवर L लिखा, उसके बाद s की जगह x लिख दिया, ये बताकर कि एंगल बहुत छोटा है। ठीक हो गया। तो आपके पास ये आ गया। अब एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपके पास ये वाली टर्म इस तरफ ले आए तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, और यही है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक हो गया। तो ये हमने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बना दी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, वो सोल्यूशन यहाँ पर लिखा नहीं हुआ,
या यहाँ हम बार बार नहीं करेंगे। इसका सलूशन बिल्कुल वैसा ही है या उसी मेथड से आएगा जिस तरह आपने स्प्रिंग मैथ सिस्टम वाले केस में किया था सबसे पहले, इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक में। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट ही इसका सलूशन लिख दिया गया है। हम जानते हैं कि इनके दो सलूशंस आते हैं, एक साइन की फॉर्म में और एक कॉस की फॉर्म में। अगर आप इसका दूसरा सलूशन देखें या दूसरा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखें तो आपको याद होगा वो हमने ये कैलकुलेट की थी ओमेगा टी प्लस फाई, ये साइन की फॉर्म में। तो इसलिए ये इनके सॉल्यूशंस हैं। आपने अगर क्वेश्चन में वो आपसे पूछे कि इसका सॉल्यूशन भी करें या इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करें, तो फिर आप ये पूरा फाइंड करेंगे उसी मेथड से जिस तरह स्प्रिंग मैथ सिस्टम में किया गया है। सेम मेथड है, कोई फ़र्क नहीं है। तो x की वैल्यू को इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट की गई। अब ये ओमेगा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आप गौर करें, इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकंड डेरिवेटिव है x का और यहाँ x की वैसी ही वैल्यू है। x की जगह हमने क्या पुट करना है? x की जगह हम पुट करेंगे xm cos ओमेगा टी प्लस फाई। इसी तरह यहाँ भी x की जगह यही पुट करेंगे xm cos ओमेगा टी प्लस फाई। तो आगे चल के आप इसका डेरिवेटिव ले लें। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगा, अगर आप गौर करें, अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगा xm वैसे का वैसा ही आएगा। cos जो है ये माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई। चूँकि टाइम के लिहाज से ले रहे हैं तो फर्दर डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से क्या आएगा? ओमेगा, एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा आ जाएगा। फिर आपने इसका दोबारा से टाइम डेरिवेटिव लेना है एक दफ़ा मज़ीद, प्लस ये g/l, ये वैसे का वैसा ही है जैसे पहले है, क्योंकि इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं लेना पड़ना, ये सारा वैसे ही लिख लिया, इक्वल टू 0। अब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें, दोबारा से xm जो है ये ऐसे ही बाहर आ गया, माइनस साइन जो है नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos ओमेगा टी प्लस फाई। एक ओमेगा पहले से मौजूद है, एक ओमेगा अब मज़ीद आ जाएगा क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव दोबारा से लेना पड़ेगा, g/l इंटू xm cos ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल टू 0। अब ये आपके पास बन गया है माइनस xm ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई प्लस xm g/l इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल टू 0। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आप बड़ी आसानी से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप गौर करें, यहाँ पर xm जो है ये xm और cos ओमेगा टी ये कॉमन है। आप इनको कॉमन करके दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरफ आपके पास सिर्फ बच जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस g/l इक्वल टू 0 और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा g/l के इक्वल, और इस तरह से स्क्वायर रूट लेने पे आपके पास ये बन जाएगा। तो ये थी आपकी सारी की सारी डेरिवेशन। जब ओमेगा आ जाएगा तो बड़ी आसानी से आप ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर कैपिटल T लिखेंगे। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए थोड़ा सा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? इसका रेसिप्रोकल लेकर 1/2 पाई स्क्वायर रूट g/l। तो ये आपके पास टाइम पीरियड भी आ गया। मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। ये देखें, स्टार्ट ये क्वेश्चन हमने किया था यहाँ से, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये स्टार्ट है, फिर ये नेक्स्ट पेज, उसके बाद ये नेक्स्ट
उसके बाद ये, तो ये सारा स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिज़िकल पेंडुलम पढ़ेंगे, तब तक इसको अच्छे से तैयार कर लें और अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अच्छा अच्छा पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।